को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था। और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई बहन जी आपको? ये हमारा शहर है, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको तो परेशानी नहीं हुई? मैं यही चाह रहा था कि आप मुझसे पूछे, इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आप खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी देखते हैं विश्वास जी, और अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था, कोसम घाट गए थे आप, और कोसम घाट में एक वाटर स्पोर्ट्स हब बना। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगा, इसलिए मुझे लगा कि इसी से शुरुआत करते हैं। और ये वाटर स्पोर्ट्स हब क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे, क्योंकि इसे कल्चर नहीं है कि वाटर स्पोर्ट्स जैसी कुछ, अगर बहुत ज्यादा किसी को मन किया तो वो स्विमिंग सीख सकता है। तो ये कोसम घाट में क्या काम चल रहा है और इसकी तैयारियां क्या चल रही हैं, और वाटर स्पोर्ट्स का हम भविष्य मध्य प्रदेश में कैसा देख सकते हैं आने वाले टाइम? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। वाटर स्पोर्ट्स एक बहुत महत्वपूर्ण खेल है, और वाटर स्पोर्ट्स में स्विमिंग नहीं है, स्विमिंग तो एक अलग विधा है। स्विमिंग के अलावा वाटर स्पोर्ट्स के बहुत सारे इवेंट हैं, और मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स में देश में अपना बहुत खासा दखल रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाटर स्पोर्ट्स में जैसा है ही उसके नाम के आगे कि वाटर, तो सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है उसमें वाटर बॉडी है। और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा मध्य प्रदेश में वाटर बॉडी बहुत समुचित मात्रा में है। चाहे हम भोपाल की बात करें तो भोपाल को ताल तलैयों की नगरी है, हमारा बड़ा तालाब, छोटा तालाब, अपर लेक, हमारी जो छोटा तालाब है वो, या फिर नर्मदा मैया के आसपास के स्थान, यह हमारे पास ऐसी प्रकृति के दी हुई उपहार हैं जिसमें कि हम वाटर स्पोर्ट्स को बहुत डेवलप कर सकते हैं। इसलिए वाटर स्पोर्ट्स पर हम बहुत काम कर रहे हैं। यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा दखल है। हमने बहुत मेडल उसमें जीते हैं, और अब हमने ये प्रयास भी किया कि वाटर स्पोर्ट्स को लेकर हम कुछ नया काम करेंगे। हमारी एकेडमी भी चलती है मध्य प्रदेश में। हम खेल विभाग के माध्यम से जो अलग अलग खेलों की एकेडमी चलाते हैं, उसमें हमारे वाटर स्पोर्ट्स की एकेडमी बहुत सुदृढ़ है। जैसा आपने बोला कि हम जबलपुर में भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम आर्मी के साथ मिलकर एक वाटर स्पोर्ट्स का वहां पर भी सेंटर शुरू करें। अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, पर वाटर स्पोर्ट्स को लेकर हम काम कर रहे हैं। और हमारा इस गति से वो जेट स्की चलती है, हमने फिल्मों में देखा, बहुत सारे युवा जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने भी देखा होगा, बड़ा आकर्षित करती है। ये जेट स्कीज हम कब तक चलते हुए देखेंगे? नहीं, वो देखिए, वो अलग है वो चीज। पर वाटर स्पोर्ट्स में बाकी बहुत सारी विधाएं हैं, और उस पर हम काम कर रहे हैं। चलिए, मैं और सवाल इसमें आगे पूछूंगा आपसे। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी हमारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियां निर्मला भूरिया जी के लिए। आदि आबादी की बात करते हैं, और आदिवासी समाज से आने वाली महिलाएं इतना आगे तक आए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए, और आप मंच पर हमारे साथ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय बहन जी आपके पास है, और ये मंत्रालय आदि आबादी जो है ना, वो आपकी तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं और खासकर आदिवासी महिलाओं के लिए सरकार की जो योजनाएं वर्तमान में प्रभावी हैं, वो कितना लाभ पहुंचाएंगी, या कैसे उन्हें आगे आने वाले समय में महिला बाल विकास मंत्रालय से लाभ मिलने वाला है? क्या क्या योजनाएं चल रही, पहले तो इसके बारे में बताइए। देखिए, महिला बाल विकास जो है आधी आबादी से भी ज्यादा का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि महिलाएं तो है ही है, इसमें बच्चे भी हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाने का काम किया है, और उसको नीचे धरातल पे उतारने का काम किया है। चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो या हमारा आदिवासी क्षेत्र हो। हमारा आदिवासी बहुल, क्योंकि मैं ऐसे जिले से आती हूँ, आदिवासी क्षेत्र से आती हूँ, और काफी संख्या में बहुलता आदिवासी की है। और ऐसे पिछड़े जिलों के भी लिए भी हमारी केंद्र की सरकार हो या हमारी राज्य की सरकार हो, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो, हमने अनेक योजनाएं बनाने का काम किया है, जिसमें लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, और ऐसी अनेकों तरह की योजनाएं बनाने का काम किया है, और नीचे धरातल तक उतारने का काम किया है, और उसका फायदा हमारी बहनों को मिल रहा है, बच्चों को मिल रहा है। शहरों में तो हम ये देख रहे हैं कि
अब महिलाएं चूल्हा चौका या घर की जिम्मेदारी से काफी आगे बढ़ करके जी। बाहर भी काम कर रही हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में क्या ये बदलाव महसूस हो रहा है? जी क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ। जब उन बहनों के बीच में जाती हूँ तो काफी कुछ परिवर्तन हमको दिखाई देता है, और आप वहां जाएंगे, उनसे बात करेंगे। और चूंकि हमारी सरकार ने एक 50% का आरक्षण भी दिया है, वो सरपंच हो, पंच हो, जनपद की अध्यक्ष हो, प्रतिनिधि हो, और ये बहनें जब नीचे से निकल कर के आ रही है और ऐसे पदों पे भी बैठ रही है, तो वो खुलकर बोल रही है, अपनी समस्याएं रख रही है, बातें कर रही है, और जो उनको परेशानियां हैं वो भी बता रही है, और जो सरकार की योजनाएं हैं जिससे उनको लाभ मिल रहा है, उस लाभ के बारे में भी वो खुल करके बातें कर रही है। चलिए, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन विश्वास सारंग जी, एक सवाल अभी चर्चा हो रही थी, लोगों से बातचीत हो रही थी, तो कुछ लोगों ने, जो भोपाल के लोगों से मैं मिला, तो उनका विश्वास है या पता नहीं, वो ऐसा बोलते हैं कि आप में बाबूलाल गौर जी की छवि को वो देखते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे किस विषय में देखते ये? अब ये तो मुझे उन लोगों से और कुरेद के पूछना चाहिए था, लेकिन ऐसा अगर आपके साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है तो ऐसा क्यों मानते हो? आपको क्या? बाबूलाल गौर साहब हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे और वो बहुत ही अच्छे जनसेवक थे। लगातार उन्होंने चुनाव जीता, वो बहुत सफल भाजपा के कार्यकर्ता रहे, नेता रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। तो यदि उस परिप्रेक्ष्य में मेरे साथ उनका यदि तुलना की जा रही तो मुझे लगता है कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, उनकी जो गुण थे उसमें मेरे साथ बहुत मैच नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता थे। पर जिन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट दिया है तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। क्या बात है, एक बार फिर से तालियां हो जाए। अब विश्वास सारंग जी को लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नरेला विधानसभा की भी बात करेंगे, वहां के लोग भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपको, वहां के विकास के लिए। अभी क्या चल रहा है वहां पर, क्या नई योजनाएं हैं, कैसा काम चल रहा है? क्योंकि अभी भोपाल में एक जगह आप निरीक्षण करने गए थे, नालों की समस्या को लेकर आपने अधिकारियों की क्लास लगा दी थी, तो नरेला में कैसा काम चल रहा है? देखिए, जैसा भारतीय जनता पार्टी के साथ पीछे लिखा हुआ है कि हम जब आते हैं हम विकास लाते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, हमारा लक्ष्य केवल और केवल जनता का कल्याण और क्षेत्र का विकास है। नरेला विधानसभा में भी हमने विकास किया है। सड़क, पानी, बिजली, नाली के साथ साथ हमने ये सुनिश्चित किया है कि रोजगार के नए अवसर हम सृजित कर सके। हमने हर घर में नर्मदा पहुंचाई है, तो हमने अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाया है, हम सीवेज सिस्टम पर काम कर रहे हैं, हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट पर काम किया, हमने रोजगार के नए अवसर सृजित किए, हमने फ्लाईओवर विधानसभा कहलाती, हमने लगभग 10-12 फ्लाईओवर्स बनाए, हम मेट्रो ला रहे हैं, हमने यातायात की सुगमता के लिए हम एलिवेटेड कॉरिडोर लेके आ रहे हैं, स्टेडियम ला रहे हैं, कॉलेज। कहने का तात्पर्य है कि जब अर्बन, क्योंकि देखिए इस देश का यदि विकास हमें समुचित रूप से करना है तो हमें ग्रामीण विकास के साथ साथ शहर के विकास की भी बात करनी पड़ेगी। और हमारी सरकार ने सर्किट डेवलपमेंट को लेकर काम करना शुरू किया है कि केवल किसी एक शहर का नहीं, शहर के किसी एक हिस्से का नहीं, बल्कि समुचित एरिया का एक सर्किट बनाकर शहर, उससे जुड़े हुए जो सैटेलाइट टाउन है, उन सबके विकास की हम बात करते हैं। तो जब हम वो बात करते हैं तो हमें विकास के साथ साथ रोजगार पर भी काम करना पड़ेगा, जिसके कारण कोई पलायन ना हो, रोजगार के सब अवसर भी मिल सके। तो विकास, रोजगार और सामूहिक नेतृत्व डेवलप करके सामुदायिकता का भाव पैदा करना। मतलब हम इस समाज में रह रहे हैं तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करना, चाहे सामुदायिक भवन बनाने की बात हो, सार्वजनिक स्थल पर पार्क बनाने की बात हो, उस सब पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये विकास के काम देखिए लोगों को दिखते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका कि प्रभाव हमें दिखता है, हम महसूस करते हैं। जिसमें एक बहुत ही गंभीर प्रश्न मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरे जी से पूछने जा रहा हूँ। लैंगिक हिंसा की गंभीर चुनौती हम देखते हैं, जहां महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर आप कई बार बोलती हैं और बड़े तल्ख तरीके से आपने इस पर बात रखी है। ये कम हो रही है या इसके लिए सरकार क्या काम कर रही है या क्या करना हमें चाहिए? निजी स्तर पर लोग क्या प्रयास करें, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, इसके लिए ये है कि हमें सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। हमारा विभाग तो कर ही रहा है, इसमें हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी है और सारे हम लोग मिल करके समय समय पे हम सेमिनार भी करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं,
लेकिन इसके कहीं ना कहीं हम लोगों को समग्र प्रयास करना पड़ेगा, समाज में जाकर के उनको समझाना पड़ेगा। और कई बार ये होता है कि हम बच्चियों के बीच में जाकर के उनको समझाइश देते हैं। और मेरा ये मानना है कि हमें जैसे लड़कों को भी और पुरुषों को भी उनके साथ में भी कहीं ना कहीं जाकर के डिस्कस करना पड़ेगा और बातें करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम इस चीज को हल कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। विश्वास जी, खेल, खिलाड़ी और मैदान, ये तीन चीजें आपने आपकी बातों से जो मुझे समझ में आया, खेल, खिलाड़ी और मैदान पर आप काम कर रहे हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा काम अभी किस पर करने की आवश्यकता है? देखिए, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। यदि हमें खिलाड़ी बनाना है तो हमें खेल मैदान की जरूरत पड़ेगी, और यदि हमें अच्छे समाज का निर्माण करना है तो खेल के माध्यम से अच्छे खिलाड़ी बनाना पड़ेंगे। मेरा हर समय मानना है कि हम खिलाड़ी को उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाए और युवा को खिलाड़ी बनाए, क्योंकि समाज का सही निर्माण करना है तो युवा को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सुदृढ़ होना पड़ेगा। और हमारी सरकार में हमारे विभाग के माध्यम से हम यही प्रयास कर रहे हैं। हम खिलाड़ी भी बना रहे हैं और युवा पर, देखिए इस चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, तो खेल और युवा कल्याण, हम युवा कल्याण को भूल जाते हैं, हम खेल तक सीमित हो जाते हैं। तो मैंने तो ये प्रयास किया है कि हम खेल के उन्नयन पर तो काम करें ही, पर हम युवाओं के कल्याण पर की भी बात करें। परसों ही एक हम नई स्कीम को लॉन्च करने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम जो युवा हैं उसके अधिकार और उसके कर्तव्य दोनों पर काम करेंगे। जो युवा, देखिए जब हम युवाओं की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, तो उनके रोजगार की बात आती है। तो युवाओं को रोजगार मिले, और जो रोजगार में लगे युवा हैं वो समाज के प्रति कैसे सजग हो सके, इस पूरे को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो खेल, खिलाड़ी, खेल मैदान और युवा, इस सबको स्ट्रीमलाइन करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों स्थिति में उनको सुदृढ़ करना और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, यही हमारा लक्ष्य है। तो समाज की जो प्रमुख स्तंभ हैं वो युवाओं को जोड़ने के लिए चार जो प्रमुख बातें विश्वास सारंग जी ने कही, हम उम्मीद करते हैं कि ये धरातल पर जल्द से जल्द उतरे। और जो हमारे इतने युवा यहाँ जुड़े हुए हैं, अगर ये भी स्पोर्ट्स में या वाटर स्पोर्ट्स में स्पेशली जाना चाहें तो वो सरकार की योजनाओं का लाभ लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर आने के लिए। विश्वास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मल जी, आपका भी आने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, मंच पर आए। मंच पर बने रहिए आशीष, मंच पर बने रहिए सर, मैम बने रहिए मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं निवेदन करूंगी हमारे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन जी से कि वो मंच पर आए और सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए।